नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। दुनिया ने 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत की ओर से दुनिया को एक और सौगात दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि अब एम योगा ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके जरिए दुनिया की अलग अलग भाषाओं में योग को सिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक एम योगा ऐप में योग को लेकर आसान प्रोटोकॉल समझाए जाएंगे ताकि अलग अलग देशों में योग का प्रसार हो सके। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण बना है। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जब कोरोना के अदृश्य वायरस ने दुनिया में दस्तक दी तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा कि ऐसे कठिन समय में योगा और योग के जरिए आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के एक ट्वीट से विवाद खड़ा हो गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने योग को लेकर ओम और अल्लाह का जिक्र किया तो योग गुरु रामदेव ने उन्हें जवाब दिया। कांग्रेस नेता मनु सिंघवी ने ट्वीट किया कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। रामदेव ने कहा कि अल्लाह, भगवान, खुदा सब एक ही हैं। ऐसे में ओम बोलने में दिक्कत क्या है, लेकिन हम किसी को खुदा बोलने से मना नहीं कर रहे हैं। रामदेव बोले कि इन सभी को भी योग करना चाहिए, फिर इन सभी को एक ही परमात्मा दिखेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी योग किया और दिल्ली के महाराजा अग्रसेन पार्क में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने योग कर लोगों को संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी योग किया और कोरोना काल में सार्वजनिक कार्यक्रम न करने की वजह से सभी ने अपने घरों में योगा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने योग कर देश की जनता को संदेश दिया। उन्होंने लोगों से घरों में रहकर योग करने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार में योग किया। योग कार्यक्रम में बच्चे और अन्य लोग भी जुड़े और योगाभ्यास किया। बाबा रामदेव के साथ बच्चों ने योग दिवस पर जमकर योगाभ्यास किया। इस दौरान बच्चों ने कहा कि वो हर सुबह अपनी योग से शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने किया अनुलोम विलोम। कोरोना काल को देखते हुए दूरी बनाकर रखी गई। योगा दिवस के दिन सेना के जवान भी पीछे नहीं रहे। सरहदों पर खड़े देश के जवानों ने भी 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा किया। आईटीबीपी के जवानों ने 18,000 फीट ऊंचाई पर कड़कड़ाती ठंड का सामना करते हुए योगासन किए। भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़ी संख्या में एक साथ योग किया। आपको बताएं कि लद्दाख में पर्वत श्रृंखला के बीच तापमान काफी निचले स्तर पर रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा में 1100 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर सुबह ही कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सीएम ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि योग से ही निरोग काया हो सकती है, इसीलिए योग करें और निरोग रहें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ आवास पर फ्लैग होस्टिंग कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की। सीएम मनोहर लाल ने सैकड़ों लोगों के साथ खुद योगा करके प्रदेशवासियों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच आयुष की मदद से रोगों पर लगाम लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को खान-पान के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अंबाला के सुभाष पार्क में कोरोना के चलते 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज ने हिस्सा लिया। गृह मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और इस दौरान अनिल विज ने बताया कि हरियाणा के हर गांव में योगशालाएं खोली जाएंगी। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर तट पर जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र के सांसद, नायब सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने भी शिरकत की और योग करने के फायदे गिनाए। सांसद नायब सैनी ने कहा कि जब प्रदेश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ होगा तभी प्रदेश और समाज की तरक्की में योगदान दे सकेगा। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि योग से हर बीमारी पर अंकुश पाया जा सकता है। योग और आसन करने से सर्वाइकल डायबिटीज, उच्च और निम्न रक्तचाप, एसिडिटी सहित अनेकों प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। इंद्री के शेरगढ़ खालसा गांव में कुत्ते के मर्डर का मामला सामने आया, जिसके चलते एनजीओ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लघु सचिवालय में पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया से मिलने के लिए पहुंचे। दरअसल सागर नाम के व्यक्ति का एक कुत्ता जो काफी कीमती है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख के करीब है, कुत्ते के साथ मर्डर की वारदात हुई। उसी मामले को लेकर प्रशासन से मुलाकात हुई। इफ्को ने हरियाणा में नैनो यूरिया लॉन्च कर दिया। दानेदार यूरिया के मुकाबले नैनो यूरिया के प्रयोग से 10% तक पैदावार बढ़ेगी और लागत और प्रदूषण कम होगा।
लॉन्चिंग से पहले नैनो यूरिया का ट्रायल 11,000 किसानों और 94 फसलों पर किया गया और हालांकि किसानों ने नैनो यूरिया की कीमत और स्प्रे की खर्च पर सवाल उठाए। फरीदाबाद के गांव खोरी में निगम प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कभी भी निगम कर सकता है गांव खोरी में अवैध कब्जों पर हटाने की कार्रवाई। करनाल में करीब 6 करोड़ की लागत से बन रहे स्मार्ट फुटपाथ को निगम ने उखाड़ दिया। शहर में जारी उखाड़ो बनाओ की नीति का खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही है। शहरवासियों ने स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे कार्यों की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी में करनाल शहर भी उन 100 शहरों की लिस्ट में शामिल है जिनको स्मार्ट बनाया जाना है। शहरवासियों ने कहा कि एक विभाग निर्माण करता है तो दूसरा उसे उखाड़ने पहुंच जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लघु, सूक्ष्म और मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए जिला स्तर पर ऐसे क्लस्टर स्थापित करने की योजना बनाने के निर्देश दिए जिनमें नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिल सके। सीएम ने कहा कि इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हैं। मुख्यमंत्री एमएसएमई की क्लस्टर योजना की समीक्षा बैठक की गई और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने हैं। इनमें एक्सपोर्ट का काम विदेश सहयोग विभाग मुख्य रूप से देखेगा। और उन्होंने अधिकारियों को कहा कि पूरी योजना बनाकर पोर्टल पर लोगों से सुझाव मांगे जाएं कि लोग किस किस प्रकार के उद्योग लगाने में रुचि ले रहे हैं। आवश्यकता बढ़ने पर उनकी बैठक भी बुलाई जाए ताकि क्लस्टर योजना सही ढंग से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई जिलों के लिए प्रोडक्ट आधारित क्लस्टर बनाने के बारे में और जाना और साथ ही कहा कि फूड प्रोडक्ट आधारित क्लस्टर पर फोकस करें। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 18 फीट ऊंची 300 टन धातु से बनी चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 1 साल बाद सिरसा के लोगों को जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी। सरकार ने मंजूर की 28.21 करोड़ की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना। शहर की पार्किंग को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि योजना तैयार की जा रही है। शहर के पार्कों का आरडब्ल्यूए के सहयोग से रखरखाव किया जाएगा। किसानों द्वारा लगातार विरोध को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन अब किसानों के हाथ में नहीं है। आंदोलन ऐसे लोगों के हाथ में है जिन्होंने आंदोलन को रोजगार बना लिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आंदोलन में राजनीति से प्रेरित लोग शामिल हैं। हरियाणा सरकार ने कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। गुरुग्राम में एक बाबा आग के गोलों के बीच तप करके लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। अरावली पहाड़ी के बीच घामडौज भौंडसी गांव स्थित गीतानंदन आश्रम में बाबा जय आनंद पिछले 1 महीने से ज्यादा दिनों से तप कर बैठे हुए हैं और उनका मानना है कि लोगों में जागरूकता जरूरी है। इसी कड़ी में वो लगातार अपने आसपास आने वाले लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों और पौधों को लगाएं। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन फॉर नो अपॉइंटमेंट अभियान की शुरुआत। 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को मुफ्त वैक्सीन लगवाएगी मोदी सरकार। नई वैक्सीन पॉलिसी में 18 से 44 उम्र वर्ग के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। पहले 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पोर्टल से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत होती थी। नई पॉलिसी के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के जरिए 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। इस महा वैक्सीनेशन अभियान का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। हरियाणा में भी मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। एक दिन में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की सहयोग की अपील। मंत्री अनिल विज ने बताया कि 18+ उम्र के ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने के लिए हरियाणा में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन डे मनाया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 70 लाख लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो सामाजिक संगठनों के सहयोग से हर वार्ड और हर गांव में वैक्सीनेशन कैंप लगवाएं। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कामयाबी हासिल की। एक दिन में लगाई 50,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन। पहले 3,000 से ज्यादा लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया। यहां 18 से 44 आयु वर्ग और 45 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों को सभी केंद्रों पर कोरोना का टीका बिना किसी रजिस्ट्रेशन के लगाया जा रहा है। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो हर टीकाकरण केंद्र पर 250 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि 250 से ज्यादा लोग भी आए तो उन्हें भी टीका लगाने की व्यवस्था की गई है।
देश में 88 दिनों बाद सबसे कम कोरोना मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 53,256 नए कोरोना केस आए और 1,422 संक्रमितों की जानकारी। इससे पहले 23 मार्च को 47,262 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। बीते दिन 78,190 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं और एक दिन में 26,356 एक्टिव केस सामने आए हैं। देश में लगातार 39वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। 20 जून तक देश भर में 28 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 30,39,000 टीके लगाए गए। अब तक 39 करोड़ 24 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 14 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.29% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 96% है। एक्टिव केस घटकर 3% से कम हो गए हैं। हरियाणा में भी थमी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 201 नए केस और 30 मरीजों की मौत हुई। एक दिन में 357 मरीज रिकवर हुए। शहर के चंडीगढ़ रोड स्थित नगर परिषद में होने वाली साधारण बैठक में सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक देवेंद्र बबली आने की सूचना पाकर किसानों ने नगर परिषद के बाहर आकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने सरकार से तीनों कृषि कानून वापस करने की मांग की और कहा कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे वो बीजेपी जेजेपी नेताओं के किसी भी कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। और कहा कि ये नेता चुनाव के समय तो वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद प्राइवेट कंपनियों के हित में कृषि कानून बना देते हैं ताकि किसानों को लूटा जा सके। टोहाना में मुख्यमंत्री सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा शहर के रतिया रोड स्थित ग्रोवर डेयरी में छापेमारी की गई। इस दौरान कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके भूमिगत हो गए। विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए दुकान से घी, दूध, दही और अन्य वस्तुओं के सैंपल लिए, जो जांच के लिए भेजे जाएंगे। सुरक्षा विभाग के निरीक्षक सुरेंद्र पुनिया ने बताया कि गर्मी के सीजन में दुकानदार मुनाफा कमाने के लिए मिलावटी सामान बेचकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का काम करते हैं, जिन पर नकेल कसने के लिए यह अभियान चलाया गया। पलवल नेशनल हाईवे 19 पर स्थित एक ढाबा मालिक को ठिकाने लगाने आए बाइकर्स ने ढाबा मालिक ना मिलने पर रसोइये की गोली मारकर हत्या कर दी और ढाबे से 10,000 रुपये लूट कर ले गए। हत्या और लूट के बाद आरोपियों ने ढाबा मालिक से फोन पर 50,000 रुपये रंगदारी मांगी और न देने पर इसी तरह जान से मारने की धमकी दी। थाना पुलिस ने मृतक के मामा के लड़के की शिकायत पर 4 नामजद बाइकर्स के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है। स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की कोताही और लापरवाही न बरती जाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी समय समय पर मेडिकल स्टाफ की बैठकें ले रहे हैं। वहीं उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने के साथ साथ कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उपायुक्त ने नागरिक अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। पुनिया ने बताया कि उच्च लेवल पर यह बता दिया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर संभावित है। चरखी दादरी पहुंचे आपसे राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि खोरी गांव में लाखों लोगों को बेघर किया जा रहा है और 10,000 मकान तोड़े जा रहे हैं। इसको लेकर वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे और उनके पुनर्वास की कथित करेंगे। हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, जंगल राज है और लोग भाजपा जजपा से नफरत करते हैं और फिर नेताओं को अब गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अंबाला शहर के पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता करनी थी, लेकिन किसानों के विरोध के चलते बैठक को रद्द कर दिया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग किसानों ने तोड़ दी और किसान पंचायत भवन में दाखिल हो गए। किसानों और पुलिस में जमकर धक्का मुक्की हुई। पूरे प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भिवानी में भी बड़ी तादाद में लोगों ने टीकाकरण करवाया। लोगों में दिखा पहले से ज्यादा जोश। भिवानी में रखा गया 25,000 से ज्यादा का टारगेट। भिवानी के डीसी जयवीर आर्य ने बताया कि वैक्सीनेशन ही बीमारी से बचने का उपाय है, इसीलिए मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव आयोजित की गई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देशों पर अंबाला छावनी में 61 जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए ताकि कोरोना के खिलाफ जंग को और मजबूती से लड़ा जा सके। वैक्सीनेशन लगवाने आए लोगों ने बताया कि सरकार का ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बढ़िया तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा में जारी की गई एडवाइजरी पर अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन और दलित शोषण मुक्ति मंच की केंद्रीय कमेटी अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हुए इसे तुरंत रद्द करने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि कानून की कोई नई व्याख्या पेश करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम मांग करते हैं कि ग्रामीण मंत्रालय की एडवाइजरी को सरकार तुरंत वापस ले।
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सरोवर में नहाने के लिए उतरा एक युवक डूब गया, जिसके चलते युवक की जान गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। जल्द ही मृतक की पहचान करके उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। फतेहाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों की परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन करवाने की उठाई मांग। विद्यार्थियों की वैक्सीनेशन सहित विभिन्न मांगों को लेकर फतेहाबाद एमएम कॉलेज के बाहर छात्रों ने नारेबाजी की। कुरुक्षेत्र पुलिस ने कुख्यात अपराधी अमरदीप को हथियारों सहित काबू किया। अपहरण, फिरौती, आगजनी, अवैध कब्जे, अवैध असला, हत्या का प्रयास और गिरोह बंदी के करीब 31 मामले दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ थाना कृष्णा गेट में असला अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। यूपी के नोएडा में एक धर्मांतरण करवाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और इस मामले में यूपी की एटीएस ने 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया। ये रैकेट पिछले 2 साल से चलाया जा रहा था और इसमें मूक बगैर बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाकर उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता था। इस मामले में पुलिस को विदेशी फंडिंग होने के सबूत मिले हैं। अभी तक सिर्फ 2 ही गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका है। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि पिछले 1 साल में 350 लोगों का धर्मांतरण करवाया गया है। जम्मू कश्मीर में रविवार देर रात शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया है। तीनों लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में पहले एक आतंकी को मार गिराया, जिसके बाद जारी एनकाउंटर में 2 और आतंकियों को मार गिराया गया। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि लश्कर का टॉप आतंकी मुदासिर पंडित, जो 3 पुलिसकर्मियों की हत्या, 2 पार्षद और 2 आम नागरिकों की हत्या में शामिल था, उसे भी मार गिराया गया। मुदासिर के नाम 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों के मुआवजे देने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार द्वारा हलफनामा दायर कर जानकारी दी गई थी कि कोरोना से मरने वाले सभी लोगों को 4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये बाढ़ तूफान जैसी आपदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कोरोना से मौत पर मुआवजे, कोविड डेथ सर्टिफिकेट के मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने केंद्र से कोविड डेथ सर्टिफिकेट की गाइडलाइंस आसान करने को कहा है। कोरोना महामारी की वजह से कैंसिल की गई अमरनाथ यात्रा, ऑनलाइन दर्शन की होगी व्यवस्था। इस साल नहीं होगी अमरनाथ यात्रा।